चलिए क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है आज हम वो स्टार्ट करेंगे। और पहले देख लेते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सेकंड चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज में। तीसरा है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। चौथा है आरंभिक नगर। पांचवा है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। छठा है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। नए प्रश्न, नए विचार। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। व्यापारी व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। नए साम्राज्य और राज्य। इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये देखिए, कुछ अपन समझ लेते हैं इस पुस्तक में हमें क्या मिलेगा। तो प्रत्येक जो ऑरेंज बॉक्स में रहेगा वो परिभाषाएं रहेंगी। अभी पहला पॉइंट देखिए क्या है। प्रत्येक अध्ययन में तुम्हारा परिचय एक बालक या बालिका द्वारा कराया गया है। प्रत्येक अध्याय को कई विभागों में बांटा गया है। इन विभागों को पढ़ने, इस पर आपस में बातचीत करने और समझने की बाद ही अगले अध्याय की शुरुआत करो। कुछ अध्यायों में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ अध्यायों में स्रोत से एक अंश दिया गया है। इन्हीं के आधार पर इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर इनमें दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करें। ये देखिए यहाँ पे स्रोत लिखा हुआ है, अतिरिक्त जानकारी। कुछ ब्लू कलर के बॉक्स में अतिरिक्त जानकारी मिलेगी। कुछ अध्यायों में स्रोत, ये पढ़ लिया हमने। अगला है हमारे बहुत सारे स्रोत चित्रों के रूप में हैं। प्रत्येक चित्र की अपनी एक कहानी है। तुम्हें कुछ अध्यायों में मानचित्र भी मिलेंगे। इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर अपने अध्याय में बताए गए स्थानों को ढूंढो। कुछ अध्यायों में बॉक्स के रूप में कुछ जानकारी दी गई है। ये रोचक तथा अतिरिक्त सूचनाएं हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में अन्यत्र नाम का एक भाग है। तुम अपने पाठ में जिन घटनाओं को पढ़ रहे हो उन्हीं दिनों दुनिया के अन्य भागों में कौन सी घटनाएं हो रही हैं उसकी एक झलक दिखाने के लिए इसे दिया गया है। कहीं कहीं अन्यत्र का भाग किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए भी दिया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में तुम्हें उपयोगी शब्द की एक सूची मिलेगी। यह तुम्हें पाठ में आए महत्वपूर्ण विषयों की फिर से याद दिलाएगी। प्रत्येक अध्याय के पीछे तिथियों की भी एक सूची है। प्रत्येक अध्याय में पाठ के बीच बीच में भी कुछ प्रश्न तथा गतिविधियां दी गई हैं। प्रत्येक समय इस पर भी थोड़ा वक्त लगाएं। यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां लिखी हुई हैं। कल्पना करो भी लिखा हुआ है। आओ याद करें ये भी लिखा गया है। आओ चर्चा करें ये भी लिखा गया है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। एक छोटा सा विभाग है, कल्पना करो। अब तुम्हारी बारी है अतीत में जाकर उस समय में जीवन का जायजा लेने की। प्रत्येक अध्याय के अंत में 3 तरह के कार्यों की सूची दी गई है। आओ याद करें, आओ चर्चा करें, आओ करके देखें। इस तरह तुम्हारे पढ़ने, देखने, सोचने और करने के लिए बहुत कुछ है। हमें पूरी आशा है कि तुम्हें इसमें बहुत खुशी मिलेगी। चलिए अब पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं। आज जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक पृष्ठ दो में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अब देखिए, मानचित्र एक पृष्ठ दो की इनने बात करी है, तो हम एक झलक मानचित्र एक पृष्ठ क्रमांक 2 में देख लेते हैं। यह पृष्ठ क्रमांक 2, यह है मानचित्र। थोड़ा जूम आउट करेंगे तो ये पूरा दिख जाएगा। अब इसमें नर्मदा नदी है जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के मध्य से निकली है। ये देखिए, ये आपको नर्मदा नदी दिख जाएगी। इसका पता लगाने के लिए कहा गया था। चलिए, एक झलक हमने देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आंशिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब इन्होंने सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बारे में कहा है। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ। ये एक नज़र देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपार्जना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। उत्तर पूर्व में गारो, ये है गारो पहाड़ी उत्तर पूर्व में, और ये है विंध्य पहाड़ियाँ। एक बार देख लीजिए, गारो और विंध्य पहाड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य ये है, विंध्य के उत्तर में यहाँ कहीं मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ और प्रयास करो, लगाने का प्रयास करो। देखिए, ये है सिंधु नदी, ये देख सकते हैं आप। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, और फिर आखिरी में सारी सिंधु नदी से मिल जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4200 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब इन्हें गंगा और सोन का अपन से बोला है पता लगाने का। तो ये देखिए, बीचों बीच आपको दिख रहा है गंगा नदी और सोन नदी, दोनों नदी आपको दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश में अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं।
इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा की सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा कैसे करते हैं, इसे पढ़ने से पहले हम ये छोटी सी जो टिप्पणी है इसको पढ़ते हैं। मानचित्र एक, राइट हैंड साइड जो टिप्पणी है, मानचित्र एक दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। मानचित्र ये है, इसी की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियां तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अब देखिए उपमहाद्वीप में कौन कौन से आते हैं वो भी अपन को इससे पता चल जाएगा। दक्षिण एशिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर ना सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है। इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अपने एटलस में यूनान और ईरान का पता लगाओ। एटलस तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, ये नीचे साइड है जो मानचित्र एक देखते हैं अपन। ये लक्षद्वीप से लेफ्ट साइड की ओर है। लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकलता है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ताड़पत्रों, ये टिप्पणी पढ़ते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता है। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो।
इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके इसके अतिरिक्त हमारे हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता तथा नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ये देखिए, अब बाजू की टिप्पणी पढ़ लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यूनानी तथा अरामेइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई पुस्तकें अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसे ही वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों ये पढ़ लेते हैं। बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं, एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2200-2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? आगे बढ़ते हैं। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ऐसे तत्व तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं, क्योंकि पुरातात्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं।
इसके प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से कवि धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल का संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जब शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालन जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, पुरातात्विक की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजों में बीसी, हिंदू में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों के पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिखा पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह पर सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किन अक्षर का प्रयोग करोगे? ये पृष्ठ 8 है। 8 पृष्ठ 3 पे तिथियां हैं, देख लेते हैं। पृष्ठ 6, 4, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई हैं तिथियां। 3700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, तो ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अन्यत्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाएं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है।
विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रक्रिया से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों की समानार्थक ध्वनि की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एक अक्षर के लिए शेर, ये देख लीजिए, एक अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेख को भी पढ़ सकते हैं। कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातात्विद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विद से पूछना चाहोगे। उपयोगी शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ये सभी प्रश्न हैं। अगला चैप्टर